40 वैल्यूएबल जवान्स वर सैक्रिफाइस। सिर्फ हमारी गलती से हुआ तो तुम उनका 22 अप्रैल 2025 के दिन पहलगाम में जो हुआ उसने पूरे देश को फिर से हिलाकर रख दिया। वो लोग मीडिया में बड़े बड़े दावे सुनकर ही वहां पहुंचे होंगे। नीचे स्टैंड में खड़े हुए थे, कस्टमर्स ऊपर गए हुए थे। लेकिन कश्मीर में सब चंगासी, लेकिन हकीकत से उनका जब सामना हुआ तो उन्हें कुछ सोचने का वक्त ही नहीं मिला। कुछ बुज़दिल उनके पास आए, उनसे उनका नाम और उनका मजहब पूछने लगे और फिर उन्हें गोली मार दी। 2547 को भेजना और 78 व्हीकल से कॉन्वॉय में लगाना, वो मुझे लगता है टेक्निकली ठीक नहीं। उन्होंने सिर्फ मर्दों को मारा, औरतों और बच्चों को छोड़ दिया। इसलिए नहीं कि उनके अंदर की इंसानियत जाग गई थी, बल्कि इसलिए क्योंकि मिशन अभी पूरा नहीं हुआ था। वो चाहते थे कि बचे हुए लोग जाकर बताएं कि उन्होंने क्या किया। इसने बताया, मेरे जो क्लाइंट थे उन्होंने बोला कि एक गन शॉट की आवाज सुनी हमने, तो हमने भागना स्टार्ट किया। तो अब उसमें कई लोग नंगे पैर भाग के आ रहे थे। बाकी का काम डिबेट शोज पर बैठे एंकर्स खुद कर देंगे। To understand the sequence of events as well here, how Pakistan first provoked and then tried to distance itself from what happened in Pahalgam. पाकिस्तानी मिलिट्री की एक की स्ट्रेटजी है, ब्लीड इंडिया with 1000 cuts। वो जानते हैं कि सीधे तौर पर वो हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए छोटे छोटे हमलों से वो हमें और हमारी शांति को नुकसान पहुंचाते हैं। फिर वो हमले फिजिकल हो या साइकोलॉजिकल। क्या है पहलगाम की पूरी कहानी, इसका जिम्मेदार कौन था और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज इस बीच क्या कर रही थी, जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। अभी तक की खबरों के हिसाब से पहलगाम में मरने वाले लोगों का टोटल काउंट 26 है, जबकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में 28 विक्टिम्स भी क्लेम किए गए हैं। पहलगाम वही जगह है जहां से हर साल चलने वाली अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। इस वजह से ये एक मेजर टूरिस्ट हब है। पहलगाम का हमला बाकी हमलों से इसलिए भी अलग था क्योंकि ये बात हमेशा से ही मानी जाती थी कि कश्मीर में जितने भी टेरर ग्रुप्स एक्टिव है उनका टारगेट मेजरली वहां की सिक्योरिटी फोर्सेस होती है। पुलवामा के वक्त भी हमने देखा कि किस तरह से सीआरपीएफ की एक यूनिट पर हमला किया गया। इस बार उन्होंने टूरिस्ट को निशाना बनाया है, जो कि एक नई डेवलपमेंट है। इस तरह की पॉलिसी चेंजेस अचानक नहीं होती, इसके पीछे के बैकग्राउंड को समझना जरूरी है। अगस्त 2019 में जब भारत सरकार ने धारा 370 हटाकर जम्मू कश्मीर से उनका स्पेशल स्टेटस छीन लिया था, तब यही दावे किए गए थे कि वहां पर अब शांति आ जाएगी, बाहर से लोग आकर रहने लगेंगे, कश्मीरी हिंदू वापस वहां जाकर सेटल हो सकेंगे। लेकिन रियलिटी इससे काफी दूर थी। पार्लियामेंट में इस अमेंडमेंट के पास होने के 2 महीने बाद ही वहां एक नई टेरर ऑर्गेनाइजेशन पैदा हुई जिसे द रेजिस्टेंट फ्रंट कहते हैं। ये पाकिस्तानी टेरर ग्रुप लश्कर ए तैयबा का ही एक ऑफशूट है और लगातार वहां पर एक्टिव है। इस बीच इन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस के अलावा आम लोगों को भी टारगेटेड किलिंग्स के थ्रू निशाना बनाया है। इसके साथ साथ 2022 में कुलगाम इलाके से भी पहले एक स्कूल टीचर और फिर एक बैंक मैनेजर को शूट करने की खबर आई थी। पिछले साल 2024 में हिंदू श्रद्धालुओं को लेकर जा रही एक बस को भी आतंकवादियों ने निशाना बनाया था। इसकी जिम्मेदारी भी द रेजिस्टेंट फ्रंट या टीआरएफ ने ली थी, हालांकि बाद में उन्होंने अपनी इन्वॉल्वमेंट डिनाई कर दी थी। कश्मीर को यूं तो दुनिया के सबसे हाई मिलिट्री प्रेजेंस वाले इलाकों में से एक माना जाता है, लेकिन पहलगाम में जो लोग बच गए थे उन्होंने बताया कि उस जगह पर एक भी सिक्योरिटी फोर्सेस का आदमी मौजूद नहीं था। अचानक गोलियां चलने लगी और देखते ही देखते 5 से 6 लोग एडवांस राइफल्स लेकर उनके सामने पहुंच गए। मुसलमानों को अलग हो जाने के लिए कहा गया, लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं था। फिर लोगों से कलमा पढ़ के सुनाने के लिए भी कहा गया। ये इस केस के फैक्ट्स है और सिर्फ इस जानकारी के आधार पर हम कम से कम इतना तो आसानी से ये कह सकते हैं कि ऐसे हैवानों को जिंदा छोड़ देना इंडियन स्टेट का बहुत बड़ा फेलियर होगा। लेकिन इसी ट्रेजेडी का इस्तेमाल बहुत से लोगों ने अपनी पॉलिटिकल रोटियां सीखने के लिए भी किया है। और इस बार सिर्फ नेताओं को ही क्यों ब्लेम किया जाए,
उन्हें तो दूसरा क्या काम आता है। लेकिन अभी जरा अपना इंस्टाग्राम खोलकर देखिए, जहां पर मुसलमानों को और खासकर कश्मीरी मुसलमानों को खुलेआम किस तरह की भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही है। बहुत से कश्मीरी स्टूडेंट्स या वर्किंग प्रोफेशनल जो कश्मीर से बाहर काम करते हैं, वो घर से बाहर निकलने से घबरा रहे हैं। मीडिया और सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड कर रहा है कि देश को देश के अंदर बैठे दुश्मनों से ज्यादा खतरा है। ये काम लोकल सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता। ये कौन से देश के अंदर बैठे दुश्मनों की बात की जा रही है? क्या ये श्रीनगर कि उन मुसलमानों की बात की जा रही है जिन्होंने इस ट्रेजेडी के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए मार्केट्स बंद कर दिए गए, या दुश्मन वो कश्मीरी न्यूज़पेपर्स है जिन्होंने अपना फ्रंट पेज काला कर दिया? क्या इस देश का मुसलमान सर्कस का कोई जानवर है जिसे इशारा मिलते ही अपनी देशभक्ति प्रूव करने के लिए एक आइटम पेश करके दिखाना होगा? जब हिंदुत्ववादी आतंकवादी किसी से उसका मजहब पूछने के बाद उसे लिंच कर देते हैं, तो फिर देश के सभी हिंदू क्या इंस्टाग्राम पर लिखते हैं कि मुझे टेररिस्ट मत समझ लेना, मैं उनके साथ नहीं हूं? तो फिर मुसलमानों के ये एक्सपेक्टेशन क्यों है? इस देश का मुसलमान तो वो भी करने के लिए तैयार है। अब होली के दिन खुद ही मुसलमान घर से बाहर नहीं निकलते, एक दिन पहले ही अपनी मस्जिद को टेंट से कवर कर देते हैं। इतना कॉम्प्रोमाइज तो नॉर्मलाइज हो गया है, लेकिन अभी भी मुसलमान के अंदर गद्दार और आतंकवादी ढूंढने की भूख नहीं मिटी। वो टेररिस्ट यही चाहते थे, हर एक की बॉडी पर एक कैमरा लगा हुआ था। वो ये सारी फुटेज जल्द ही रिलीज करेंगे। पुलवामा के वक्त अर्नब गोस्वामी की लीक्ड व्हाट्सएप चैट्स तो आपको याद ही होगी ना। ये फुटेज भी हमारी मीडिया बड़े शौक से टीआरपी के लिए चलाएगी। इसी तरह की फुटेज दिखाकर जिस तरह अलकायदा और लश्कर तैयबा इन लोगों को ब्रेन वॉश करती है, वैसे ही आपको भी किया जाएगा। और ये सब क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि जिनसे वाकई सवाल पूछना चाहिए उनसे सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है। मौजूदा सरकार ने जम्मू कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बनाकर वहां की पुलिस तक को अपने अंडर कर लिया था और बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस पहले से ही उनके पास है, लेकिन जब उनकी जरूरत पड़ी तो वहां कोई नहीं था। इस घटना में हरियाणा के करनाल से आने वाले इंडियन नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी शहीद हुए, जो अपना हनीमून मनाने वहां पहुंचे थे। उनकी बहन रोते हुए हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी से कह रही थी कि मेरा भाई अगले 1.5 घंटा जिंदा था लेकिन वहां कोई नहीं आया, उसे बचाया जा सकता था। ये किस तरह का फेलियर है? रिपोर्ट किया जा रहा है कि 6 टेररिस्ट थे, जिनमें से 2 कश्मीरी थे और 4 पाकिस्तानी। ये लोग पहलगाम में कैसे पहुंचे, वो भी अपने हथियारों के साथ? अगर टूरिस्ट स्पॉट्स भी सेफ नहीं है तो लाल चौक पर तिरंगे के साथ जितनी मर्जी रील्स बनाते रहो, क्या फर्क पड़ता है? प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बोला कि हमला करने वालों और उनके बैकर्स को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन अफसोस वो ये बात 24 अप्रैल के दिन बिहार की एक चुनावी रैली से बोल रहे थे। उनके पास इतना वक्त ही नहीं था कि आकर देश को प्रॉपर्ली एड्रेस करते। प्रेस कॉन्फ्रेंस न सही, जिस स्टूडियो में दुबक कर वो अपनी घोषणाएं करते हैं, कम से कम सिचुएशन की सेंसिटिविटी को देखते हुए वहां से कुछ ही कहते। मीडिया में रिपोर्ट्स चल रही थी कि प्रधानमंत्री खबर मिलते ही सऊदी अरब में स्टेट डिनर छोड़कर भारत के लिए रवाना हो गए। किस लिए? क्या उन्हें बिहार में रैली करने की जल्दी थी? कश्मीर ही चले जाते। पर जो आदमी 2 साल से मणिपुर न गया हो, उससे उम्मीद भी क्या रखे? प्रधानमंत्री की गैर मौजूदगी में अमित शाह श्रीनगर पहुंचे। हमें लगा था वहां पहुंचकर अपना इस्तीफा देंगे, लेकिन नहीं। मीडिया को भी इससे कोई मतलब नहीं था। वो वहां उनकी बॉडी लैंग्वेज को न्यूज़ की तरह रिपोर्ट कर रही थी। रोटियां सेकने में बाकी लोग भी पीछे नहीं रहे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी अपना प्राइवेट जेट लेकर श्रीनगर के लिए रवाना हो गए। उन्हें भी अपनी बॉडी लैंग्वेज दिखाने की काफी जल्दी मची हुई थी। एक तरफ एक के बाद एक प्राइवेट जेट्स में बैठे नेता वहां पहुंच रहे हैं और दूसरी तरफ वहां घबराए हुए टूरिस्ट बाहर निकलने की जल्दी में 3 गुने दाम पर फ्लाइट टिकट्स खरीद रहे हैं। क्या ज्यादा बेहतर ये ना होता कि वो अपना प्राइवेट जेट्स महाराष्ट्र के लोगों को वापस लाने में इस्तेमाल करते
और इस सब के बाद भी अगर किसी को ब्लेम किया जाना चाहिए तो वो है कश्मीर के मुसलमान जो आतंकवाद के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विक्टिम्स को सेफली इधर से उधर ले जा रहे हैं और बिना कोई पैसा लिए उनका ख्याल रख रहे हैं। कभी कभी लगता है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों ने भी नहीं सोचा होगा कि उनका प्लान इतना सक्सेसफुल हो जाएगा। शायद वहां पार्टी हो रही है, शराब पी जा रही है। हाँ, शराब। क्यों? क्योंकि उन्हें दीन से क्या मतलब है। दरवाजा बंद होते ही वो अपने असली रंग में ढल जाते हैं। और ज़रूरी सूचना, 2 जुलाई से अमरनाथ यात्रा की रजिस्ट्रेशन शुरू हो रही है। उम्मीद है मोदी जी और उनकी कैबिनेट इस बार खुद बिना सिक्योरिटी के वहां जाएंगे।